हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, यानी कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव क्या होते हैं, या जीएमओ क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे ट्रांसजेनिक फसलें एवं पौधे क्या होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक फसलों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ जितने भी ट्रांसजेनिक फसल व सब्जियां हैं उनके एग्जाम्पल भी हम आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होते क्या हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव मतलब जिनके अंदर का आनुवांशिक पदार्थ चेंज हो जाए तो उन्हें हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहेंगे। इसको हम ट्रांसजेनिक जीव भी कहते हैं। अब देखिए, चूंकि यहां पे एक अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जीएमओ का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, या इनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव। तो सबसे पहले तो आपको जीएमओ का पूरा नाम याद रखना है। जेनेटिक मतलब आनुवांशिक रूप से, मॉडिफाइड का मतलब होता है रूपांतरित, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। चलिए सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होते क्या हैं। सपोज करिए कोई पर्टिकुलर जीव है। अब उस जीव के जीनोम में, जीनोम भी हमने आपको पढ़ाया है, जीनोम का मतलब होता है किसी भी जीव के अंदर जो कुल जीन होते हैं, जीनों का समूह। तो जितने भी जीन होते हैं, कुल जीनों के समूह को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के जीनोम में अर्थात जीनों के समूह में यदि हम किसी दूसरे जीव के डीएनए को या जीनों को लाएं और उस पर्टिकुलर जीव के अंदर उसका समावेश करा देते हैं, तो उसके पश्चात जीव के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ चेंज हो जाएंगे, तो इससे जो जीव बनेगा उसे हम कहेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, यानी कि ट्रांसजेनिक जीव। अब हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर जीव है। ये हमारे पास एक मान लीजिए जीव है। अब इस जीव के अंदर जो जीन उपस्थित हैं, हम क्या करें, कोई दूसरे जीव के अंदर से जीन को निकाल के लाएं। एक दूसरा जीव मान लीजिए ये है। अब इस दूसरे जीव के अंदर से मान लीजिए जीन को हम क्या करें, हम जीन को बाहर निकालें। अब इस दूसरे जीव के अंदर से हम जीन को बाहर निकालें और इस व्यक्ति के यानी इस जीव के अंदर जो जीन है उसके जीनों के साथ इन जीनों का समावेश भी करा दिया जाए, तो उसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है उनके संगठन में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, और जीवों की जो आनुवांशिक संरचना है वो रूपांतरित हो जाएगी, यानी परिवर्तित हो जाएगी। और इस प्रकार से रूपांतरित संरचना या परिवर्तित संरचना के कारण जो जीव बनेगा उसे हम कहेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। मतलब किसी जीव के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है हमने उसको क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया, तो जीव क्या हो गया, बदल गया, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव हो गया। क्योंकि हमने उनके आनुवांशिक गुणों में या आनुवांशिक पदार्थों के अंदर हमने नए पदार्थ, नए जीनों का या नए डीएनए का समावेश करा दिया, जिस कारण से जीव के अंदर की आनुवांशिक संरचना रूपांतरित हो गई। इस कारण से जो जीव बना उसे हम कहेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव। तो ऐसे जीव जिनके जीनोम में हम अन्य जीव के डीएनए या जीनों का समावेश कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। तो किसी भी जीव के अंदर अगर हम नए प्रकार के जीन या डीएनए का समावेश करा देते हैं तो उससे जो रूपांतरित संरचना बनती है या रूपांतरित जीव बनते हैं उन्हें हम कहेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव। अब बात करते हैं, देखिए जो शाखा है जिसके अंतर्गत हम ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा करते हैं, तो जैव तकनीकी की इस शाखा को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। तथा वे जीन जिन्हें हम अन्य जीव के जीनोम में स्थानांतरित करते हैं उन्हें हम ट्रांसजीन कहते हैं। तो ट्रांसजीन का मतलब होता है ऐसे जीन जिनको हम किसी व्यक्ति के अंदर समावेश कराते हैं, यानी किसी व्यक्ति के नए जीन के अंदर हम इस प्रकार के जीन को समावेश कराते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसजीन। मतलब जिस जीन को हम किसी पर्टिकुलर जीव के अंदर प्रवेश कराते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसजीन। तथा ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसजीनेसिस। क्या कहते हैं, ट्रांसजीनेसिस कहते हैं। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि जिस शाखा के अंतर्गत हम
आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक्स। और ऐसे जीन जिन जीनों का हम समावेश कराते हैं किसी जीव के अंदर उसे हम कहते हैं ट्रांसजीन। और ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसजीनेसिस। अब हम यहां पे देखेंगे ट्रांसजेनिक फसलें एवं पौधे। तो देखिए ऐसी फसलें जिसमें हम अन्य फसलों के जीन या डीएनए पाए जाते हैं ट्रांसजेनिक फसलें कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मान लीजिए फसल है, अब उस फसल के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ जीन उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यदि हम उस फसल के अंदर कुछ नए प्रकार के जीन या डीएनए का समावेश करा देते हैं, फिर उससे जो फसल तैयार होगी उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक फसल या ट्रांसजेनिक पौधे। चूंकि ऐसी फसलों के जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो बाहरी जीन के प्रवेश के कारण क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फसल मान लीजिए है, अब उस फसल के अंदर हम नए प्रकार के जीनों का समावेश करा देंगे तो वो फसल जाहिर सी बात है कि आनुवांशिक रूप से क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। अतः हम ऐसी फसलों को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें भी कहते हैं। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं जो हम पौधे तैयार करते हैं ट्रांसजेनिक के माध्यम से। तो ट्रांसजेनिक जो पौधे हैं इनको तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य या ऑब्जेक्ट क्या क्या है। तो देखिए ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के कई सारे प्रमुख उद्देश्य हैं। उसमें से देखिए जो पहला ऑब्जेक्ट या उद्देश्य है वो ये है कि रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करना। मतलब इसके थ्रू हम रोग एवं कीट प्रतिरोधी पौधों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं जो कि रोग प्रतिरोधी हो और कीट प्रतिरोधी हो। मतलब कीट यदि इसकी ओर आकर्षण करें तो कीट क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं। तो इस प्रकार से हम ऐसी फसलों को तैयार कर सकते हैं जो कि रोग के प्रति और प्रतिरोधी होती है, यानी किसी प्रकार से कीट जो होते हैं इसकी ओर आकर्षित नहीं हो सकते हैं। जैसे ही कीट इन पौधों की या फसलों की पत्तियों को खाएंगे नष्ट हो जाएंगे। तो ट्रांसजेनिक फसलों को या पौधों को तैयार करने का पहला उद्देश्य यही है कि इसके द्वारा हम ऐसी फसलें या पौधों को तैयार कर सकते हैं जो कि रोग प्रतिरोधी होती है और कीट प्रतिरोधी होती है। तो ऐसी किस्मों को हम उत्पन्न कर सकते हैं ट्रांसजेनिक विधियों के माध्यम से। दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि अधिक आकर्षक तथा सुगंध युक्त पुष्प वाले पौधों को उत्पन्न करना। हम ट्रांसजेनिक जीनों का समावेश करा करके ऐसी फसलों को उत्पन्न कर सकते हैं या ऐसे पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं जिनके अंदर पुष्प जो है सुगंध युक्त होते हैं और आकर्षक होते हैं। सपोज करिए मान लीजिए कोई पुष्प जो है आकर्षक या सुंदर नहीं है, उसमें सुगंध नहीं है, तो हम इसके अंदर ऐसे सुगंध युक्त जीनों का समावेश करा सकते हैं और ऐसे जीनों का समावेश करा सकते हैं जिसके कारण जो बाकी के जो पुष्प निकलेंगे वो नए प्रकार के निकलेंगे, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें तैयार हो जाएगी। इसके अंतर्गत हम नए प्रकार के जीनों का समावेश करा देंगे, ऐसे जीनों का समावेश करा देंगे जो कि सुगंध युक्त पैदा करते हैं, यानी कि सुगंध युक्त पुष्प भी पैदा होने लग जाते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो अधिक आकर्षक और सुगंध युक्त पुष्पों वाले पौधों को भी हम उत्पन्न कर सकते हैं ट्रांसजेनिक के माध्यम से। यानी इन विधियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं जो कि ज्यादा आकर्षक हो और ज्यादा सुगंध युक्त हो। तीसरा प्रमुख उद्देश्य देखिए क्या है कि वातावरण में उत्पन्न होने वाले जो विषम परिस्थितियों का सामना करने वाले जीव होते हैं या पौधे होते हैं उनका उत्पादन करने में सक्षम होती है। तो ट्रांसजेनिक के माध्यम से ट्रांसजीनों का समावेश करा करके, मतलब अच्छे जीनों का समावेश करा करके हम ऐसे पौधे डेवलप कर सकते हैं जो कि विषम परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं और अपने आप को सीधे खड़े रख सकते हैं विषम परिस्थितियों में भी। इसके अलावा फल, सब्जी तथा आदि कई प्रकार के सब्जियां जैसे टमाटर, आलू, केला आदि, तो इस प्रकार से फल व सब्जियां प्रदान करने वाले जो भी पौधे होते हैं, अगर कोई ऐसा पौधा है जो कि अच्छे तरीके से टमाटर नहीं उत्पन्न कर रहा है या कि कोई ऐसा फल है जो कि अच्छे फल नहीं दे रहा है, कम मात्रा में फल दे रहा है, तो हम विशिष्ट प्रकार के जीनों का समावेश करा करके आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें या पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इन पौधों के माध्यम से अच्छे फल देने वाले पौधे डेवलप किए जा सकते हैं और अच्छी सब्जियां देने वाले कई सारे पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। तो ये कई सारे उद्देश्य हैं ट्रांसजेनिक फसलें या पौधों को तैयार करने के, जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसजेनिक फसलों के लाभ। देखिए ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने के कई लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ तो यह है
कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसली पौधे होती है उनमें वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करना, मतलब उनमें अच्छे लक्षणों वाले गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के अंदर हम कई प्रकार के वांछित यानी अच्छे गुण वाले फिनोटाइप लक्षण जो है उत्पन्न कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने का पहला लाभ तो यह है कि आनुवांशिक रूप से हम रूपांतरित फसलें तैयार करेंगे और इसमें हम एक अच्छा फिनोटाइप यानी वांछित फिनोटाइप वाले लक्षणों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख लाभ यह है कि ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है। इसके अंतर्गत कई नए नए पदार्थों का संश्लेषण होता है यानी कि उत्पादन होता है। मतलब क्या है कि कई अच्छे विशिष्ट फल देने वाले पौधों का भी संश्लेषण होता है। तो ट्रांसजेनिक फसलों में आपको याद रखना है कि कई प्रकार के उत्पादों का संश्लेषण किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा प्रमुख लाभ क्या है कि इन फसलों में हम पूर्व से उपस्थित जीव की अभिव्यक्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है। अगर मान लीजिए कोई पौधा ऐसा है जिसमें पहले से ही कोई जीव उपस्थित है, उस जीवों को नष्ट कर सकते हैं, यह रोकने में भी सहायता मिलती है। ऐसे पौधों को हम नष्ट कर सकते हैं, यानी ऐसे पौधे हम डेवलप कर सकते हैं जिसके माध्यम से अगर भी कोई भी कीट मान लीजिए आकर के प्रतिरोध उत्पन्न करता है तो वो प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है। यानी इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीव की अभिव्यक्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है। अगर पहले से ही कोई जीव मौजूद है तो उसकी अभिव्यक्ति को भी हम रोक सकते हैं, उसकी मौजूदगी को भी हम रोक सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथा इंपॉर्टेंट लाभ क्या है कि इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करती है। तो कटाई के पश्चात जो फसलों का नुकसान होता है वो भी कम होती है। सपोज करिए जैसे कटाई के समय क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो बीज होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन पे नीचे गिर जाते हैं। तो इसके थ्रू हम ऐसी विधियों के माध्यम से ऐसे जीनों का समावेश करा सकते हैं जिसके माध्यम से ऐसी फसल तैयार होगी जिसके बीज ज्यादातर नहीं गिरेंगे और बीज का या फसल का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए एक आखिरी यहां पे लाभ क्या है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है उनका रासायनिक जो पीड़कनाशी है पीड़कनाशकों पर कम प्रभाव या कम निर्भर करती हैं। यानी इस प्रकार की फसलें रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भर करती है। हम ऐसी फसलों को डेवलप कर सकते हैं जो कि रासायनिक पीड़कनाशियों पर कम आश्रित हो। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे धान वगैरह गेहूं लगाते हैं तो यूरिया डीएपी का अधिकतर मात्रा में उपयोग करते हैं, आप देखे भी होंगे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन हम इसके थ्रू ऐसे जीनों का समावेश करा सकते हैं जिसके थ्रू ऐसे हम फसल विकसित कर सकते हैं जो कि पीड़कनाशियों की जिसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अलग से पीड़कनाशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे फसलों को हम तैयार कर सकते हैं ट्रांसजेनिक विधियों के माध्यम से। तो ट्रांसजेनिक फसलों को यदि हम तैयार कर लेते हैं तो कई सारे लाभ हैं इसके, जिन लाभों को हमने आपको यहाँ पे पूरे के पूरे कवर करा दिया। इसके अलावा भी कई सारे लाभ हैं। चलिए इसके बाद अब कुछ हानियां भी होती है ट्रांसजेनिक फसलों की, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्रांसजेनिक फसलों से देखिए हानियां क्या क्या हो सकती है। तो पहली हानि तो यह हो सकती है कि इस प्रकार की कुछ फसलों में बीज उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है, जिससे प्रत्येक वर्ष किसान को नए बीज खरीदने पड़ते हैं। कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं या कई सारे ऐसे फसलें हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की शक्ति ज्यादा नहीं होती है, मतलब कम मात्रा में बीजों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब कम मात्रा में बीजों को उत्पन्न करते हैं तो प्रत्येक वर्ष किसान परेशान हो जाता है। अब किसान को हर वर्ष जो है नए बीज खरीदने पड़ते हैं उगाने के लिए। तो ये पहला जो है ट्रांसजेनिक फसलों का हानि है, मतलब कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो कि कम बीज उत्पन्न करते हैं। आखिर कितने भी पौधे हों लेकिन इसके लिए किसान को फिर अलग से खरीदना पड़ता है। तो ये तो हानि ही है एक तरह से। फिर दूसरी हानि क्या है कि छोटे किसान जो होते हैं वो प्रत्येक बार इन फसलों को नहीं उगा सकते हैं क्योंकि ये फसलें बहुत महंगी होती है। ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने में पैसा भी ज्यादा लगता है, मतलब ये विधियां भी थोड़ा महंगी पड़ जाती है। तो जो छोटे मोटे किसान होते हैं ये ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें महंगाई ज्यादा होती है, ज्यादा खर्चा आता है। तो दूसरा हानि तो ये है। तीसरी हानि ये है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है उनमें लोगों में एलर्जी उत्पन्न करने की या होने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब ट्रांसजेनिक जो फसलें हैं ये पर्टिकुलर जीवों के अंदर एलर्जी उत्पन्न कर सकती हैं। एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं मतलब कई अलग अलग प्रकार के लक्षण दर्शा सकते हैं जीवों के शरीर के अंदर। अगर कोई व्यक्ति लगातार इनका सेवन करेगा तो उनके अंदर कुछ नए प्रकार की एक्टिविटियां हो सकती है कि दिखाई देने लग जाए। तो यह भी एक प्रकार से हानि है।
अब आखिर में यहां पे हम ट्रांसजेनिक फसल या ट्रांसजेनिक फल या ट्रांसजेनिक जो खाद्य पदार्थ है या ट्रांसजेनिक सब्जियां, कुछ यहां पे हम ट्रांसजेनिक के एग्जाम्पल देखेंगे, यानी ट्रांसजेनिक जीवों के यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को हम बोलते हैं हिंदी में सुनहरी चावल। क्या बोलते हैं? सुनहरी चावल। अब आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा, सुनहरी चावल मतलब यह चावल की एक प्रजाति है। तो यह धान की एक ट्रांसजेनिक किस्म या प्रजाति होती है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, आमतौर पर विटामिन ए जैसे मान लीजिए कई सारे फलों के अंदर मौजूद होता है, जैसे पपीता वगैरह हो गया, इस प्रकार कई सारे फलों के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन देखिए, राइस या चावल के अंदर भी ट्रांसजेनिक फसलों को विकसित किया गया है और ऐसी ट्रांसजेनिक किस्म तैयार की गई है गोल्डन राइस की, जिसमें विटामिन ए की मात्रा डेवलप की गई है। तो इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गोल्डन राइस या सुनहरी चावल में किसकी मात्रा पाई जाती है। तो आपको याद रखना है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में, और यह एक धान की ट्रांसजेनिक किस्म है। तो इस प्रकार से गोल्डन राइस या सुनहरी चावल पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो यह भी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है, इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की। फिर इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल है रेप ऑयल सीड। यह एक नया ट्रांसजेनिक पौधा है। रेप ऑयल सीड भी एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें वास्टा नामक खरपतवारनाशी के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। मतलब ये जो रेप ऑयल सीड जो ट्रांसजेनिक पौधा तैयार किया गया है, इसके अंतर्गत प्रतिरोधकता पाई जाती है इसमें, यानी ये पौधा जो है प्रतिरोध उत्पन्न करता है किसके लिए? वास्टा नामक जो खरपतवारनाशी होता है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो वास्टा नामक जीव होता है, इसके प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। मतलब ये जो जीव हैं या कीट हैं, ये जैसे ही बैठेंगे इन पर, ये क्या हो जाएंगे? पत्तियों वगैरह को खाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। या इसके अलावा खरपतवारों को जो नष्ट कर देते हैं वास्टा नामक जीव, उन पर यदि हम रेप ऑयल सीड ट्रांसजेनिक पौधा तैयार कर लेते हैं तो इनमें प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है किसके प्रति? वास्टा नामक खरपतवारनाशी के प्रति। तो वास्टा नामक जो जीव है ये खरपतवार को नष्ट करने का काम करता है, इसके प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है रेप ऑयल सीड की प्रजाति में। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है? फ्लावर सार टमाटर। तो फ्लावर सार टमाटर जो है, नाम से ही स्पष्ट है कि यह टमाटर की एक ट्रांसजेनिक किस्म है। फिर यह एक सामान्य टमाटरों की अपेक्षा अधिक समय तक खराब नहीं होती है, यानी आमतौर पर जो टमाटर जल्दी सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उसकी अपेक्षा जो फ्लावर सार टमाटर तैयार की गई है, यह टमाटर की ट्रांसजेनिक जो पौधा किस्म तैयार की गई है, ये टमाटर जो है इतना जल्दी खराब नहीं होते हैं या इतना जल्दी नहीं सड़ते हैं। तो यह तीसरा एग्जाम्पल था टमाटर की एक ट्रांसजेनिक किस्म। आखिर में एक एग्जाम्पल हम देखेंगे बीटी कॉटन अथवा कपास। यह भी नाम से स्पष्ट है कि यह कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है। कीट प्रतिरोधी किस्म का मतलब है कि इसके अंदर कीट प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं। यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसका नाम है बीटी कॉटन। अब इसका बीटी कॉटन नामक क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का एक जीन स्थानांतरित किया गया है। यह जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है और इस जीन की उपस्थिति के कारण कपास के पौधे में भी जहरीले प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जिस कारण से लेपिडोप्टेरा कीट इस पर आक्रमण नहीं करते हैं। अर्थात कपास की यह किस्म जो है कीट प्रतिरोधी होती है। चलिए तो बीटी कॉटन समझते हैं। बीटी कॉटन या कपास क्या है? यह कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कपास जो होता है जिसमें से रेशम ऊन बनाते हैं आप, तो यह कपास का एक ट्रांसजेनिक पौधा यानी कि ट्रांसजेनिक फसल है, यह पौधा है। और इसमें जो होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का एक जीन स्थानांतरित किया गया है। जो जीवाणु होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, उसके अंदर का जीन निकाल करके कपास की इस फसल के अंदर ट्रांसफर किया गया है, यानी कि स्थानांतरित किया गया है। और यह जीन क्या करता है? मतलब बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जो जीवाणु होता है, इसके अंदर से जो जीन निकाल करके हमने बीटी कॉटन के अंदर प्रवेश कराया है या स्थानांतरित कराया है, जिसके बाद बीटी कॉटन के अंदर यह जीन क्या करता है? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर देता है। और इस जीन की उपस्थिति के कारण कपास के पौधे में कुछ जहरीले प्रोटीन का भी निर्माण हो जाता है। अब जब कपास के पौधे के अंदर जहरीले प्रोटीन का निर्माण हो चुका है, तो इसके अंतर्गत जैसे ही इसके अंतर्गत आकर के कीट जो है लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं,
ये इस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कीट आक्रमण करेंगे अब कपास के ऊपर, यानी बीटी काटन के ऊपर, बीटी कपास के ऊपर, तो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बीटी काटन जो है यह कपास की एक ट्रांसजेनिक फसल या पौधा है जिसमें हमने बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु का जीन जो है स्थानांतरित कर देते हैं, जिसके कारण इसके अंतर्गत मतलब इस बीटी काटन के अंदर कुछ जहरीले प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जिस कारण से कीट इस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से बीटी काटन जो है एक कीट प्रतिरोधी पौधा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको बताया कि ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक फसल या पौधों को तैयार करने के क्या उद्देश्य होते हैं, ट्रांसजेनिक फसल या पौधों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और हानि हो सकती है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी कवर करा दिए हैं आपको। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।